तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अपने टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए और क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो आज क्लास 12th में फिर से जो हम लोग इसके पहले टॉपिक पढ़े थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूण का विकास कैसे होता है उसको लेकर के, तो वहीं पर उसी के आगे चर्चा होगी। पार्ट 2 लेकर के हम आपके सामने उपस्थित आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वा सुल्तानपुर। आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से जुड़े हैं इस चैनल से तो वो लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो आज की जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चर्चा की है, उसके फेज के बारे में बताया, तो अब जो है उन फेज की चर्चा भी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो कड़ी है उसको अगर लेकर चले हम लोग, तो निषेचन के समय होने वाली घटना, यानी कि जो अब निषेचन के समय होने वाली घटना है तो निषेचन से पहले भी घटना हुई होगी, यानी कि निषेचन से पहले क्या क्या होता होगा। तो निषेचन से पहले जैसे हम लोग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में भी पढ़े हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे उसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन फेज था, फर्टिलाइजेशन फेज था और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज था। तो सेम कंडीशन में यहाँ पर भी यानी कि मनुष्य में जो फेजेज हैं वैसे ही होते हैं, बट गैमीट, तो जैसे वहाँ पर गैमिटोजेंसिस था तो वैसे फर्टिलाइजेशन से पहले की जो क्रिया है वो गैमिटोजेंसिस ही होगी, यानी उसमें स्पर्मेटोजेंसिस और ooजेंसिस होगा, यानी स्पर्म का निर्माण और ओवम का निर्माण होगा। तो इसके बाद जो दूसरा फेज आता है यानी दूसरी जो अवस्था आती है, निषेचन के समय क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आज उसी की चर्चा होगी कि निषेचन के समय क्या क्या घटनाएं होती हैं उस समय। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो निषेचन के लिए स्पर्म चाहिए होता है यानी शुक्राणु, जो कि ये क्या है, मेल गैमीट है, और ओवम चाहिए होता है यानी इसको बोलते हैं अंडाणु, जो कि ये फीमेल गैमीट है। और दोनों कैसे होते हैं भाई, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं यानी अगुणित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसमें भी 23 गुणसूत्र हैं और इसमें भी 23 गुणसूत्र ही होते हैं। इतनी बात आपको बहुत पहले से पता होगी, क्लास 10th से ही पता होगी। तो अब निषेचन के समय इनमें होता क्या है, अब इनमें होना क्या है। जैसे कि निषेचन किसे कहते हैं, तो आपको ये बात पता है कि सिनगैमी बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो अर्थात निषेचन तो होगा, यानी कि ये जो शुक्राणु का 23 गुणसूत्र है और ये अंडाणु का जो 23 गुणसूत्र है, जब ये गुणसूत्र 23 और 23 मिल करके 46 बना लेते हैं तो एक कोशिका बनती है जायगोट, और जायगोट बनने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और वो जायगोट जो है एक द्विगुणित कोशिका होती है, यानी अगुणित और अगुणित मिलकर के द्विगुणित बना लेते हैं, 1 + 1 = 2। तो सेम प्रोसेस वही है। तो ये प्रक्रिया जो है निषेचन। तो अब निषेचन के समय क्या होता है, आपको पता है फीमेल बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है और उससे लास्ट में जो जुड़ा होता है फिम्बरी होती है, और फिम्बरी से अटैच्ड ओवरी होती है। तो ओवरी में जो एग बनता है, अंडा, तो वो जो ओवम है तो वो ग्राफियन यानी कि वो सेकेंडरी oocyte के रूप में ओवरी से बाहर आता है, द्वितीयक पुटिका के रूप में वो बाहर आता है। और उस समय तक उसमें केवल मियासिस फर्स्ट हुआ रहता है
और मियासिस सेकेंड जो है वो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। एक प्रकार से इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नीट और टीजीटी पीजीटी जैसे बायोलॉजी जैसे एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। क्योंकि इंटर लेवल पे तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझें, लेकिन नीट और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब वहाँ पर द्वितीयक अंडा जो होता है, ठीक है, वहाँ से वो मतलब निकलेगा अंडा, और उसके साथ पोलर बॉडी भी होती हैं, और वो पोलर बॉडी क्या होती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। बाकी अदर जो एक बचता है वो आगे चल करके शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है। तो इसके बाद तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि निषेचन क्या होता है। अब निषेचन तो आपको पता चल गया क्या है। तो इसमें क्या होगा, तो निषेचन के समय जो घटना है उसमें सबसे पहली घटना आती है शुक्राणु की संधारित्रा। तो यानी कि जो स्पर्म कैपेसिटेशन है शुक्राणु की संधारित्रा, तो आपको ये हम बता दें, या आपको जानकारी होनी चाहिए कि शुक्राणु जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था में वो निषेचन के योग्य नहीं होता है। ये बात आपको जाननी चाहिए कि जैसे शुक्राणु था, यानी कि बना है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है, क्या उस अवस्था में वो फर्टिलाइजेशन के योग्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं, और वो चेंज कुछ तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से जो लिक्विड होता है वो चेंज करती है, और बाकी खुद अपने आप में स्पर्म भी अपने काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम रिलीज करते हैं। तो वो एंजाइम और वो जेनाइटल ट्रैक्ट यानी फीमेल बॉडी के जो वेजाइना से लेकर के यूट्रस तक के जो भी लिक्विड निकलते वो क्या क्या परिवर्तन करते हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है शुक्राणु की संधारित्रा। तो पहले ये ध्यान रखना है आपको, शुक्राणु जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था में निषेचन नहीं हो पाता है। तो अब क्या होगा जब उस अवस्था में नहीं हो पाता है, तो शुक्राणु में, यही तो हमें जानना है ना, तो शुक्राणु में क्या होगा, शुक्राणु को निषेचन योग्य बनने में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, संधारित्रा कहलाता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए, संधारित्रा कहलाता है। ठीक है, तो मतलब निषेचन के योग्य का शुक्राणु हो जाए तो उसी को बोलते हैं संधारित्रा। तो अब निषेचन के योग्य बनने के लिए कौन क्या चेंज करता है, तो आपको ये पता है कि जो फीमेल बॉडी का जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, आप समझ पा रहे हैं, यानी जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया फीमेल के वेजाइना से लेकर के वहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकलता है, वेजाइना और यूट्रस से लेकर के, तो उसी को जो तरल पदार्थ है वो तरल पदार्थ इस शुक्राणु में काफ़ी सारे परिवर्तन करते हैं। तो वो परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहला अगर परिवर्तन देखें तो शुक्राणु को निषेचन के योग्य बनने में जो जेनाइटल ट्रैक्ट का लिक्विड है, तरल है, वो स्पर्म में क्या चेंज करता है, तो वो करता है सबसे पहला काम करता है कि जो सीमन में यानी कि वीर्य में जो निरोधी कारक होते हैं, निरोधी कारक का मतलब जो निषेचन में हेल्पफुल नहीं होते हैं उसी को बोला जाता है निरोधी कारक। तो निरोधी कारक को क्या करता है, रिमूव कर देता है, यानी कि हटाने का कार्य करता है। कौन, जेनाइटल ट्रैक्ट का लिक्विड, पहला फंक्शन। और दूसरा चेंज क्या होता है, अब दूसरा चेंज इसमें ये आता है, जो शुक्राणु के पास उसका जो हेड पार्ट होता है एक्रोसोम, ठीक है ना, तो
एक्रोसोम पर कुछ प्रोटीन होती हैं। तो वो प्रोटीन क्या है भाई? एक तो है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरी जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल। इसको क्या करती है? इसको भी रिमूव किया जाता है। ठीक है ना, ये भी क्या होती है? रिमूव, यानी ये भी हट जाता है। तो ये, और तीसरा जो है एक चेंज और भी होता है इसमें। तीसरा चेंज क्या होता है शुक्राणु में? शुक्राणु का जो तीसरा चेंज है, तो इसके जो सीमन पे यानी एक्रोसोम क्या करता है, इसमें कैल्शियम 2+ आयन की पारगम्यता को यानी परमेबिलिटी को बढ़ाने का कार्य करती है, पारगम्यता में वृद्धि करती है। ठीक है ना, तो यानी कि ये जब इतना यानी शुक्राणु में ये तीनों चेंज आ जाते हैं, तब शुक्राणु क्या होगा? निषेचन के योग्य हो जाएगा, अर्थात वो अंडाणु के साथ जाकर के फ्यूज कर सकता है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ और सारे परिवर्तन होते हैं। ये तो शुक्राणु में चेंज हुआ, तो अंडाणु में भी तो कुछ चेंज होने चाहिए। तो वो अंडाणु में क्या परिवर्तन होगा, आइए देखते हैं। तो वहां पर शुक्राणु क्या क्या करता है उसके साथ, तो ये टॉपिक आप ध्यान दें बिल्कुल। और खासकर ये प्रोटीन याद रखिएगा, कौन कौन सी प्रोटीन है, कौन कौन से एंजाइम हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे। तो अब ये ध्यान रखो कि आपकी ये पहली टॉपिक हो गई कंप्लीट। तो दूसरा आता है युग्मकों का संलयन, यानी कि नर और मादा स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रोसेस क्या है, वहाँ पर क्या चेंज आता है। क्या डायरेक्ट जब इसमें संधारित शुक्राणु, अब तो मान लीजिए निषेचन के योग्य जो शुक्राणु बन गए हैं, तो वो क्या डायरेक्ट जा करके उसके साथ मिल जाएंगे, अंडाणु तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा? ऐसा नहीं है। नॉर्मली यानी सामान्य रूप, सामान्यतः कोई किसी को एक बार में एक्सेप्ट नहीं करता है। ये आप अपने नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप में ही देखें, उसके साथ कई सारी बातें होंगी, कई सारी घटनाएं होंगी, तब उसके बाद कहीं सोचेगा, समझे चलिए ठीक है अब आइए एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं है। तो वही हाल यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी एक्रोसोमल प्रक्रिया। एक्रोसोमल प्रक्रिया का मतलब ये हो गया, जैसे शुक्राणु यानी कि चेंज हुआ, यानी संधारित्र, अब संधारित्र शुक्राणु तो बन गए, यानी शुक्राणु निषेचन के योग्य तो हो गया। तो क्या एक ही शुक्राणु उस अंडे की वाल को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो यानी कि कम से कम 200-300 यानी कई सौ संधारित्र शुक्राणु जो हैं उस अंडे की दीवार के चारों तरफ उसको घेर लेते हैं, यानी ओवम की। क्योंकि ओवम की जो सबसे आउटर लेयर है कोरोना रेडिएटा, और ओवम की जो उसके अंदर की लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, वो जोना पेलुसिडा है। तो इन दोनों लेयर को तोड़ने के लिए, इसका डाइजेशन करने के लिए शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है ना, तो एक्रोसोमल प्रक्रिया में आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जो संधारित्र स्पर्म होते हैं, अब इसके एक्रोसोम से, आप एक्रोसोम समझ पा रहे हैं, उसका हेड पार्ट होता है। एक्रोसोम से दो एंजाइम रिलीज होता है। एंजाइम एक तो होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, और दूसरा जो होता है न्यूरीमिनिडेज एंजाइम। ठीक, ये दो एंजाइम हाइलुरोनिडेज और न्यूरीमिनिडेज एंजाइम रिलीज होता है। इससे एक एंजाइम स्पर्म लाइसिन एंजाइम रिलीज होकर के ये क्या करेगा, ओवम की यानी अंडाणु की जो कोरोना रेडिएटा है और जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ने का कार्य करता है। यानी कि
एक्रोसोम से हाइलुरोनिडेज एंजाइम निकलेगा, लेकिन वो किस स्पर्म से, संधारित स्पर्म से, जो स्पर्म निषेचन के योग्य पहले तैयार हो चुका है, उस स्पर्म से ये दोनों निकलेंगे और उससे स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम बाहर आएगा। तो वो एंजाइम क्या करेगा, अंडाणु के यानी ओवम के कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक करेगा। तो अब यानी कि जब ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, तो अब शुक्राणु क्या होगा, उसकी झिल्ली तक यानी अंडाणु के लास्ट मेम्ब्रेन तक पहुंचने के योग्य हो जाएगा, यानी वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन। बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो अर्थात यहाँ पर हम अगर देखें तो ये अगर अंडाणु था, इसके अंदर उसका न्यूक्लियस था, तो ये लेयर जो है कुछ मोटी लेयर आप बना रहे हैं यहाँ पे, इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, और इसके बाहर कुछ इस तरह से आपको लेयर नज़र आएंगी, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। इस लेयर को और ये जो मोटी वाली लेयर है, इन दोनों को तोड़ने का कार्य कौन करता है, ये स्पर्म लाइसिन अर्थात हाइलुरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज एंजाइम, ठीक है। तो जब ये टूट जाएगी तो इसके पास एक पतली झिल्ली होती है जो इसके क्रोमोसोम के साथ अब लास्ट में जुड़ना है। तो आपको एक्रोसोमल रिएक्शन समझ में आया कि ये चीज़ क्या होती है, समझ आ रहा है, बिल्कुल आएगा। बस आप कंटिन्यू देखते रहिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना है। अब कैसे, तो ये हो गया। इसके बाद तीसरी प्रोसेस आती है शुक्राणु का प्रवेश। क्या शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा, यहां पर आप ध्यान देंगे। अब देखिए, जैसे शुक्राणु है, अब देखिए यहां पर शुक्राणु का प्रवेश। अब शुक्राणु का प्रवेश तो होगा, लेकिन उससे पहले एक बात और आती है, संयोज्यता। अब संयोज्यता क्या होती है, अब संयोज्यता का मतलब ये होता है कि शुक्राणु और अंडाणु कैसे आपस में मिलेंगे, क्या दोनों परस्पर क्रिया कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ प्रोटीन होनी चाहिए। तो यानी कि एक टॉपिक है, एक संयोज्यता की, ठीक है ना। तो कंपैटिबिलिटी यानी जो संयोज्यता है, इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है, स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है, और जो ओवम होता है यानी अंडाणु, इसके पास फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब शुक्राणु का प्रवेश संभव हो पाता है। ये भी ध्यान रखना है, यानी शुक्राणु के प्रवेश से पहले संयोज्यता की आती है। क्या वो दोनों आपस में परस्पर क्रिया कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो उसी क्रिया को संयोज्यता बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी बोलते हैं उसको। तो यानी कि वो संयोजकता कौन कराएगा, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन। तो अब ये क्या करेगा, अब ये शुक्राणु का एक दूसरे यानी उसकी अंडाणु की जो झिल्ली है वो ब्रेक हो जाएगी, और जो स्पर्म का 23 क्रोमोसोम और ओवम का जो 23 क्रोमोसोम है आपस में फ्यूज करके एक द्विगुणित कोशिका जायगोट का निर्माण कर लेगा। अब जायगोट तो बन गया यहाँ पर, तो क्या उस जायगोट में, वो जायगोट जो बना, तो वो क्या आगे चल करके वो जायगोट लड़का बनेगी कि लड़की बनेगी, तो ये भी तो डिसाइड करना है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, मेल और फीमेल के 23वीं जोड़ी गुणसूत्र पर। नॉर्मली मेल के गुणसूत्र पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास XY होता है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें यहाँ तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको शिशु का लिंग निर्धारण नॉर्मली, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, यानी क्लीवेज क्या होगा, क्या जायगोट में क्लीवेज होगा, मारुला बनेगा, ब्लास्टुला गैस्ट्रुलेशन क्या होगा, जनन परत बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये सारी प्रोसेस आपको अगले पार्ट में
तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें।